देखिए, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि सस्पेंशन नहीं है, टर्मिनेशन है। सस्पेंशन में तो आप रहते हैं जब तक इंक्वायरी पूरी होती है, फिर कार्रवाई, आखिरी कार्रवाई होती है। इनको टर्मिनेट किया गया है और जेएनयू के जो कानून व्यवस्था है, एक्ट, स्टैट्यूट्स, ऑर्डिनेंसेस के मुताबिक आप किसी को नौकरी से, किसी टीचर को बर्खास्त तब कर सकते हैं जब पहली बात तो ये कि आपने ये साबित किया है कि उनकी तरफ से, जिसे हम मिसकंडक्ट कहते हैं, ऐसा हुआ है। और मिसकंडक्ट एस्टैब्लिश करने की भी एक प्रक्रिया है जिससे जिसको पूरा करके ही आप किसी टीचर के खिलाफ कोई कार्रवाई इस तरीके की कर सकते हैं। इस मुद्दे में रोहन चौधरी की तरफ से जो भी हुआ है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप कह सकते हैं कि उनको जानकारी नहीं थी, क्योंकि वो नए थे विश्वविद्यालय में, और उनकी कोई परिस्थितियां थी कि उनके परिवार में लोग बीमार थे, जिसके कारण वो जब छुट्टी पर गए, जो कि छुट्टी उनको दिया गया था, विश्वविद्यालय की तरफ से छुट्टी सैंक्शन किया गया था, उस छुट्टी पर घर गए, छुट्टी के बाद इमीडिएटली वो वापस नहीं आ पाए। ये कोई ऐसी गतिविधि चीज़ नहीं हुई है जिसको आप मिसकंडक्ट कह सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि मिसकंडक्ट का कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता जिसके आधार पर किसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। वो अपने आप में अवेयर है। दूसरी बात तो ये कि जो प्रक्रिया आपको फॉलो करना ज़रूरी है, इसमें आप पहले किसी को कहिए कि आपके खिलाफ ये कार्रवाई सोची जा रही है, आपसे ये गलती हुई है, उसको आपको चार्जशीट देना पड़ता है, उसके बाद इंक्वायरी होती है, उसका पक्ष क्या है उसको आपको सुनना पड़ता है, उसके बाद आप फैसला लेते हैं कि, और ये फैसला लेने का अधिकार विश्वविद्यालय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल को दिया गया है। लेकिन ये फैसला जो लिया गया है इसमें ऐसी कोई प्रक्रिया हुई नहीं है और फैसला एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने नहीं, केवल वाइस चांसलर ने लिया है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ये मुद्दा 3 दिन पहले जो मीटिंग हुई है उससे पहले कभी आया ही नहीं है। यानी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने कभी नहीं कहा कि हमको अंदेशा है कि इनकी तरफ से कोई मिसकंडक्ट हुआ है और कोई कानूनी प्रक्रिया जो है चालू की जाए जिसके आधार पर इनके खिलाफ एक्शन हो। और उस मीटिंग से पहले कभी इसकी कोई चर्चा नहीं हुई है उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, जबकि घटना जिसकी बात की जा रही है वो मई और जुलाई 2024 की है। 1 साल पहले की चीज़ है जिसको लेके बातचीत हो रही है। लेकिन एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कभी ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है कि उनके खिलाफ, उनसे जिनका जो भी हुआ है वो इतनी बड़ी गलती है कि उनको बर्खास्त करने का जो है हम सोच रहे हैं और इसकी प्रक्रिया चालू की जाए। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बातचीत शुरू से लेकर आखिर तक इसी मीटिंग में हुआ और बातचीत केवल एक ही व्यक्ति ने किया, वो वाइस चांसलर। मीटिंग में एक रिपोर्ट लाया गया, रिपोर्ट का भी कोई कॉपी रोहन को नहीं दिया गया है कि रिपोर्ट में क्या कहा गया है, ऐसी कोई कॉपी उसको नहीं दी गई है कि आपके खिलाफ ये चीज़ें कही गई है रिपोर्ट में। रिपोर्ट एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लाया जाता है एजेंडा में, वाइस चांसलर ऑनलाइन मीटिंग करती है। हम लोगों ने इतनी बार कहा है कि आप फिजिकल मीटिंग कीजिए, नहीं करती, ऑनलाइन मीटिंग करती है। उस ऑनलाइन मीटिंग में सबको म्यूट करके वो अनाउंस करती है कि इनको हम बर्खास्त करते हैं, और उसके बाद किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। मीटिंग में आखिर में एक मेंबर को 5 मिनट का समय दिया जाता है कि आप सब मुद्दे, जितने मुद्दे थे उस मीटिंग में, सब पे आपको जो बोलना बोल दीजिए, फैसला तो लेकिन हो गया। तो इसे हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल का भी फैसला नहीं कह सकते, ये वाइस चांसलर का व्यक्तिगत फैसला है और वो फैसला लेने का अधिकार उनको नहीं दिया गया है। कोई कानून नहीं है जो उसको, वाइस चांसलर को ये फैसला लेने का अधिकार दिया जाता है। जो भी कार्रवाई हुई है आज तक वो वाइस चांसलर ने व्यक्तिगत रूप से किया है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ये कोई बातचीत कभी नहीं हुई है। ये फैसला आखिरकार भी केवल कागजी रूप में एग्जीक्यूटिव काउंसिल का फैसला है, लेकिन फैसला वाइस चांसलर ने लिया है और वाइस चांसलर की व्यक्तिगत कोई सवाल हो सकता है उनके खिलाफ, उसको पूरा करने के लिए उन्होंने ये फैसला लिया। हमारे लिए जो सवाल है कि पहला तो ये कि हमारे एक कलीग के साथ
इस तरह का अन्याय हो, ये हमें स्वीकार नहीं है। और दूसरा कि इस तरह का अन्याय अगर हो सकता है एक के साथ, तो इसका मतलब ये है कि विश्वविद्यालय में जो टीचर हैं वो अपना काम नहीं कर सकते, क्योंकि टीचर का जो काम है उसके लिए ज़रूरी है कि टीचर स्वतंत्र रूप से सोच सके कि उसके विषय में क्या चीज़ पढ़ाना है, क्या चीज़ नहीं पढ़ाना है, क्या चीज़ बोलना है, क्या चीज़ नहीं बोलना है। वो आज़ादी, और उसमें कुछ अगर गलत हो रहा है विश्वविद्यालय में, उस पर भी बोलने का अधिकार उसको है कि भाई ये चीज़ गलत हो रहा है। तो ये सारे अधिकार जो हैं ये समाप्त हो जाएंगे अगर वाइस चांसलर के पास ये अधिकार है कि जिसको उसने तय कर लिया कि निकालना है उसको वो निकाल सकते हैं। यानी कि सब टीचरों को धमकी दिया जा रहा है कि कुछ भी बोला हमारे खिलाफ या कुछ भी जो हम नहीं चाहते आपने किया तो हम आपको नौकरी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हम पर कोई कानून लागू नहीं। इट इज एग्जैक्टली लाइक डिक्टेटरशिप। और हमने कहा है कि ये हमने शब्द यूज किया कि फिefdom, कि पहले ज़माने में होता था कि लोगों का जागीर है, वहाँ जो बोला उसने वो कानून है, जिसको कहते हैं रूल बाय लॉ नॉट रूल ऑफ लॉ। सर इसमें एक है कि अगर कोई टीचर प्रोबेशन पीरियड में लीव पे जाता है और मेडिकल इमरजेंसी आती है, तो इसके ऊपर कोई रूल्स नहीं है क्या? देखिए, प्रोबेशन पीरियड में कोई टीचर हो तो उसको लीव के अधिकार वही है जो बाकियों को है, कुछ लिमिटेड वो चीज़ छोड़कर। लीव उसको दिया गया था घर जाने के लिए, ऐसा नहीं कि लीव बगैर लीव के वो यहाँ दिल्ली से अपने छोड़ के घर गया। लीव उसको सैंक्शन हुआ था, उसको वापस आने में देर हुई थी क्योंकि वहाँ जाने के बाद एक पारिवारिक स्थिति, मेडिकल इमरजेंसी, बच्चे की बीमारी को लेकर हुई थी, लेकिन लीव उसको दिया गया था। प्रोबेशन का जहाँ तक सवाल है कि पहली बात तो ये कि उनका प्रोबेशन कागजी रूप में एक्सटेंड किया गया। 1 साल का प्रोबेशन होता है और 1 साल से ज़्यादा आप 2 साल तक खींच सकते हैं। उसके बाद आपको या तो टीचर को कहना होता है कि आप तो हम कंफर्म नहीं कर रहे हैं, आप जाइए, या तो आपको कंफर्म करना पड़ता है। जेएनयू के रूल्स के मुताबिक आपको 1 साल के अंदर 1 साल का जब प्रोबेशन है, या तो आप उसके प्रोबेशन को ख़त्म होने से पहले किसी को बताइए कि आपका प्रोबेशन हम एक्सटेंड कर रहे हैं और ये कारणों से एक्सटेंड कर रहे हैं, और ये फैसला भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल का होना चाहिए, किसी व्यक्ति का नहीं। और इसका आधार होना चाहिए कि भाई जहाँ आपकी ड्यूटी लगी है, जिस सेंटर में, डिपार्टमेंट में, वहाँ के जो हेड है या चेयरपर्सन है और जो उसकी स्कूल के डीन है, उनके थ्रू आता है 6 मंथली रिपोर्ट, 10 मंथली रिपोर्ट, कि 6 महीना कंप्लीट होने के बाद टीचर एक रिपोर्ट जमा करता है और वो हेड के रिकमेंडेशन के साथ और डीन के रिकमेंडेशन के साथ रजिस्ट्रार को भेजा जाता है। ऐसे ही 10 महीने के बाद रिपोर्ट देते हैं। और जेएनयू के रूल्स में लिखा है कि किसी टीचर के प्रोबेशन खत्म होने से 40 दिन पहले रजिस्ट्रार को ये रिपोर्ट जो है उसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सामने प्लेस करना है। अगर उस रिपोर्ट के आधार पर कोई प्रोबेशन एक्सटेंड होता है, वही प्रोबेशन एक्सटेंशन जायज़ है। लेकिन रिपोर्ट्स में कहीं कोई बात नहीं लिखी गई है कि उनका अपना काम सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, उनके अपने हेड ने पॉजिटिव रिकमेंडेशन के साथ भेजा है तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई हैं, ऐसा कोई सवाल नहीं है। तो जब ऐसा कोई सवाल नहीं है तो प्रोबेशन एक्सटेंड करने का भी सवाल नहीं उठता था। और दूसरा, जब एक्सटेंड भी किया गया उसको किसी एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने ना फैसला लिया, ना एग्जीक्यूटिव काउंसिल में उसको बताया गया, और वाइस चांसलर ने अपने स्तर पर तय करके चिट्ठी दे दिया कि आपका एक्सटेंड है, और किस लिए एक्सटेंडेड है वो भी नहीं लिखा उसमें। और वो 1 साल पूरा होने के बाद दिया गया। जो 1 साल पूरा हो चुका था उसके 26 दिन बाद दिया गया। तो किसी भी काउंट पर अगर आप देखें, वो प्रोबेशन का एक्सटेंशन ही अपने आप में इलीगल था। रूल ये कहता है कि अगर आपने 1 साल तक एक्सटेंड नहीं किया है
तब अनिवार्य है कि यूनिवर्सिटी 45 दिन के अंदर एक ऑर्डर इशू करे कि आपकी सर्विस इस यूनिवर्सिटी में कन्फर्म्ड है। यूनिवर्सिटी ने उल्लंघन किया है रूल का, यूनिवर्सिटी प्रशासन और वाइस चांसलर पे कार्रवाई होनी चाहिए कि आपने एक के बाद एक रूल का वायलेशन किया है। और एक छोटे से मुद्दे को, जिसको किसी से ज़्यादा से ज़्यादा एक गलती किसी परिस्थिति में हो गई क्योंकि उनको पूरी जानकारी नहीं थी, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमसे गलती नहीं हुई है, उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप इसका मुझको नाजायज़ फ़ायदे दीजिए। जो रूल्स के हिसाब से बनता है कि उसको कैसे काउंट करना आपके सर्विस में, आप उसकी कार्रवाई कीजिए, उसको लीव अकाउंट के साथ एडजस्ट कर लीजिए। तो उन्होंने क्या किया है, कौन सा क्राइम कमिट किया जिसके आधार पर आप कह सकते हैं कि किसी को नौकरी से निकाल देना चाहिए? और उनके पढ़ाने लिखाने का जो काम उसके बाद है, उस पर आपके सारे रिपोर्ट पॉजिटिव है, जिनको वो पता है उनके हेड के, तो आप किस आधार पर किसी को नौकरी से निकाल रहे? जिस काम के लिए उनकी नियुक्ति हुई है उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। पर्सनल एजेंडा, पर्सनल गुस्सा इसके कारण निकला है, यही निष्कर्ष निकलता है। और क्या निकलता है कि पर्सनल वो है कि आप हमारे हिसाब से नहीं चल रहे, क्योंकि ये तो कार्रवाई करेंगे। मतलब पर्सनल ये नहीं है, ये तो इसी तरह से प्रूव होगा कि कोई चीज़ आप रूल के मुताबिक फॉलो कर रहे हैं। तो इस केस में जैसे कि सुरजीत ने बताया आपको कि सारी तकनीकी तौर पे तमाम इलीगैलिटीज़ हुई हैं इसमें, और ना सिर्फ इलीगैलिटी हुई है बल्कि कंप्लीट लाइज बोला गया है कि अनसेटिस्फैक्टरी रिपोर्ट उनका आया है। आज तक कभी इसी के बारे में पास में रिपोर्ट नहीं किया गया कि इनके सारे रिपोर्ट्स अनसेटिस्फैक्टरी है। इट इज़ कम्प्लीटली कॉन्ट्ररी टू ऑल द फैक्ट्स दैट वी हैव। मैं साथ में ये ऐड करना चाहूँगी कि इस तरह की जो अराजकता पूरी फैल गई है फ्रॉम द जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन, इसको एक मतलब टिपिंग पॉइंट की तरह हम देख सकते हैं अभी, और ये वैक्यूम में नहीं आ रही है। ये एक लंबे समय से एक प्रोसेस चालू है जिसमें धीरे धीरे करके शिक्षकों के अधिकारों का हनन होता आया है, और हम शिक्षक संघ की तरफ से ये रिपीटेडली पॉइंट आउट करते चले गए हैं कि भाई ये इलीगैलिटी है, ये आप नहीं कर सकते, ये आप नहीं कर सकते। और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तमाम उन मुद्दों पे हमारे कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिल पाया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। आप लोगों को पहले भी जेएनयू के शिक्षक संघ की तरफ से शायद जानकारी हो कि तमाम इलीगैलिटीज़, चाहे वो शिक्षकों के प्रमोशन की तरफ हो या इलीगल उनका प्रोबेशन पीरियड बढ़ाए जाने की तरफ हो, या कोई भी और बहुत तरह के शिक्षकों के अधिकारों का हनन हुआ है। और ना सिर्फ अधिकारों का हनन बल्कि एक बहुत ही अनडिग्निफाइड एग्जिस्टेंस उन्हें एज एकेडमिक्स यहाँ पे बसर करनी पड़ रही है, जो कि मैं समझती हूँ कि शिक्षा के लिए और ऐसे सिटीजनरी के लिए भी बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो आप सब प्रेस के सदस्य और तमाम और सिविल सोसाइटी के सदस्यों से ये मतलब हम लोगों को अपेक्षा है कि इस तरफ वो ध्यान दें, बिकॉज़ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक बहुत ही रेप्यूटेड विश्वविद्यालय है। अभी भी मैं कहूँगी तमाम चीज़ों के बावजूद यहाँ पे लोग लड़ रहे हैं अपनी डिग्निटी के लिए, लेकिन इस तरफ ध्यान आकर्षित होना चाहिए सिविल सोसाइटी का। और अब जो ये घटना हुई है ये एक वेकअप कॉल की तरह है सब लोगों के लिए, और सब लोगों को यूनाइटेड होना पड़ेगा। तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं जेएनयू के एकेडमिक्स में, वो छात्र हों, वो शिक्षक हों, वो कर्मचारी हों, वो ऑफिसर्स हों, क्योंकि ये इस तरह के रूल कंप्लीट लॉलेसनेस से तो कुछ भी काम आगे चल नहीं सकता, सारा काम ठप हो जाएगा। शिक्षक सोचने के उसमें नहीं रहेगा कि कुछ सोचे और लिखे। लाइब्रेरी का बुरा हाल है, तमाम सारे सब्सक्रिप्शंस हमारे काम नहीं करते हैं, और इस तमाम और तरह के चीज़ों के बीच में आप इस तरह के लॉलेसनेस लेके आते हैं, अधिकारों का कंप्लीट हनन होता है। इसको लेके आप अभी आगे किस तरह से लड़ाई लड़ने वाले हैं, या क्या सोचा है? क्या लीगल की जाने वाले हैं, या फिर आपने कुछ निवेदन या किसी को दिया है, या फिर हाँ, मतलब आज हमारी जनरल बॉडी मीटिंग है, उसमें फैसला लिया जाएगा। जहाँ तक लीगल का सवाल है वो तो व्यक्तिगत जो कलीग है उनका फैसला होगा कि वो लीगल रास्ता अपनाते। जहाँ तक हमारे एसोसिएशन का सवाल है, हम इसका विरोध करेंगे और इसको ये ऑर्डर वापस हो इसके लिए लड़ेंगे।
उसके लिए जो कुछ भी कार्रवाई हम कर सकते हैं कर पाएंगे, हम उसके लिए फैसला आज जनरल बॉडी में लेंगे। लेकिन इतना तय है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ इस टर्मिनेशन ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसका विरोध करेगा और इसके खिलाफ लड़ेगा। शिक्षक संघ जो है इसके खिलाफ लड़ेगा। छात्र संघ ने भी इस फैसले का विरोध किया है। जो JNU के स्टूडेंट्स यूनियन है उसने भी इस फैसले का विरोध किया है। तो ये अपने आप में स्पष्ट करता है कि इस फैसले के पीछे मोटिवेशन क्या है। सर मराठी में सर रोहन चौधरी या शिक्षकाला अचानक कोणतीही पूर्व सूचना देता किंवा जी प्रोसिजर आहे ती कंप्लीट न करता त्यांना टर्मिनेट करण्यात आलेलं आहे, याबद्दल काय सांगा? JNUच्या 50-60 वर्षाच्या इतिहासामध्ये ही अशा प्रकारची घटना, कायद्याचं पायमल्ली उल्लंघन करणारी ही घटना आहे आणि याचा जितक्या तीव्र शब्दात निषेध करता येईल ते पण पुरेसं होणार नाही असं आम्हाला वाटतंय। कारण काय की याच्यापूर्वी शिक्षकांवरती कारवाई झाली होती वेगवेगळ्या प्रकारची, पण या अशा प्रकरणामध्ये पटकन नोकरीवरून काढून टाकणं म्हणजे इतक्या पटापट की त्या शिक्षकाला म्हणजे संधीही देऊ नये तुम्ही की नक्की काय झालं होतं, तर त्याच्या विरोधात अशी कारवाई करणं म्हणजे हे कायद्याचं उल्लंघन आहे, जसं मी बोललो पूर्वी। ही पहिली गोष्ट आहे। दुसरी अशी की हे सगळ्या ज्या पद्धतीने एक्झिक्युटिव्ह काउन्सिलमध्ये जो निर्णय घेतला त्या एक्झिक्युटिव्ह काउन्सिलच्या डिबेटमध्ये किंवा डिस्कशनमध्ये जे शिक्षकांचे प्रतिनिधी आहेत त्यांनाही बोलायला व्हाईस चान्सलरने संधी दिली नाही। तर याच्यावरून असं दिसतं आहे की हा निर्णय फार पूर्वीच झाला होता की ह्या म्हणजे रोहन चौधरींना काढून टाकायचा। आता ते कशामुळे काढलं, कारण त्यांच्या सेंटरमधूनही जो 1 वर्षाचा त्यांचा जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होता जो पाठवला होता, आधी 6 महिने पाठवला, त्याच्यातही काही असं बोलले नव्हते की अशी कारवाई करू। त्याच्यानंतर परत अजून दुसरा 10 महिन्यांनी पाठवला, त्याच्यातही काही याचा प्रकारचा कशाचा उल्लेख नाही। इनफॅक्ट आमच्या प्रेसिडेंटनी सांगितलं की त्याचं काम चांगलं आहे असा त्याच्यात उल्लेख होता। मग आता एवढे 1 वर्षानंतर 1 वर्ष गेलं, ते 1 वर्षानंतर तुम्हाला अशी कारवाई करायची काय कशी गरज होती? म्हणजे याच्यात काहीतरी फार सिरियस कायद्याचं उल्लंघन तर आहेच आहे, पण दुसरे अनेक बाबी मला वाटतं याच्या मागे लपलेल्या आहेत, त्याचं कालांतराने त्या पुढे येतील। तर आम्ही सगळे त्या म्हणजे काय म्हणा आम्हाला फार धक्का बसलेला आहे, कारण की अशा प्रकारची कारवाई तुम्हाला एका छोट्याशा कुठल्या खेडेगावाच्या शाळेतही सापडणार, म्हणजे एवढा त्याच्यात बेकायदेशीरपणा लपलेला आहे। तर हे कुठेतरी थांबलं पाहिजे। शिक्षकांवरती बेकायदेशीर कारवाया केलेल्या आहेत, आम्ही त्याच्याविरुद्ध फार जवळजवळ 10-12 वर्षापासून हे सरकार सत्तेवर आल्यानंतरचं जे JNUवरती जो ज्या पद्धतीने अटॅक करणं चालू केलं आहे सरकारने, त्याच्यातून त्याच्यातलाच एक प्रकार दिसतो आहे। तर आता म्हणजे पूर्वी नोटिसा द्यायचे, आम्ही त्या नोटिसा घेऊन कोर्टात जायचो, कोर्टामधून स्टे आणायचो। आता त्या नोटीस वगैरे तर दूरच, पण त्याच्या आधी तुम्ही नोकरीवरून काढतायत लोकांना, आणि कसल्या बेसिसवरती काहीच माहिती नाही आम्हाला। ज्या शिक्षकाची म्हणजे त्याच्या सेंटरने त्याच्या चेअरपर्सनने त्याच्या विरोधात ग्वाही दिली होती की हा चांगला शिकवतो, म्हणजे 6 महिन्याच्याही रिपोर्टमध्ये तुम्हाला काय असं सापडणार नाही की बाबा या माणसाने काय असं केलं असेल। आता त्याच्या विरोधात कुठलीच कसली तक्रार नाही, अचानक तुम्ही एक्झिक्युटिव्ह काउन्सिलच्या 3 दिवस आधी एक कमिटी स्थापन करतात आणि ती कमिटी त्याला काहीतरी 7-8 मिनटं बोलायला देते आणि त्याच्या बेसिसवरती तुम्ही ठरवतात की या माणसाला आपण नोकरीवरून काढून टाकायला पाहिजे। म्हणजे हे किती म्हणजे भयंकर बेकायदेशीर आहे हे सगळं। तर त्याला आमचा एकदम पुरजोर विरोध असणार आहे आणि आम्ही इथे न थांबता पुढे जे काय करता येईल आम्हाला कायद्याच्या संविधानाच्या याच्यात राहून आम्ही ते करणार, कारण की दिस इज अनप्रेसिडेंटेड आणि आम्ही वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस। हां, पण जेव्हा अशा पद्धतीने कोणी एखादा शिक्षक करतो तो प्रोबेशन पिरियडमध्ये असतो, तर त्या काळामध्ये त्याला साधारणपणे काय शिक्षा होऊ शकते किंवा त्याचं प्रोबेशन वाढवू शकतं किंवा त्याची एखादी इन्क्रिमेंट स्टॉप करू शकतं की थेट त्याला टर्मिनेट करण्याची शिक्षा आहे, तर ती काय नियम काय आहे? आता बघा, टर्मिनेट म्हणजे फार रेअर केसेसमध्ये
ज्या पूर्वीच्या म्हणजे JNUच्याच केसमध्ये सांगायचं झालं तर काही लोकांना पूर्वी 2-3 लोकांना टर्मिनेट केले की त्यांच्याविरुद्ध फार गंभीर याचे सेक्शुअल हॅरेसमेंटचे चार्जेस होते, त्याच्यामुळे त्यांनी काढून टाकलं. ते काही लोक कुठे कोर्टात गेले नाही, काही नाही. पण तसा काहीच कसला प्रकार नाही, ते याचा काही संबंधच नाही आहे. म्हणजे ही पूर्ण कृती जी सगळी बेकायदेशीर आहेत. सो आता सेंटरमधून त्याने जसं म्हणजे रोहन चौधरीने असं जर काही केलं असतं की शिकवत नाही, वेळेवर लेक्चर्स घेत नाही, गायब असतो, तर त्याला सेंटरने रिप्रिमांड केलं असतं ना. सेंटरने त्याला नोटीस दिली असती 1 वर्षाच्या काळामध्ये. 1 वर्षाच्या काळामध्ये त्यांनी शिकवलं. त्याच्याकडे आधी पहिल्या वर्षी त्याला 6 स्टुडंट राहतात, त्याच्याकडे 16-17 स्टुडंट्स आहेत. म्हणजे तो चांगलं शिकवत असेल, त्याच्यामुळे विद्यार्थ्यांची संख्या वाढली ना. मग ते तुम्ही न बघता तुमच्या डोक्यात काहीतरी वेगळं चालू आहे आणि त्याच्या बेसिसवरती तुम्ही त्याच्यावरती अशी बेकायदेशीर कारवाई करतात. याला कुठेतरी धर्मंद बसला पाहिजे ना. म्हणजे कुठलेच तुमचे सगळे म्हणजे हे फार शॉकिंग आहे. कायद्यानुसार जर बघितलं तर हा काय फार मोठा म्हणजे त्याने सुट्टी घेतली होती बरं का. फक्त त्याचा स्टे घरी वाढला याच्यासाठी की त्याचा लहान मुलगा आजारी होता. त्याच्यानंतर त्याची बायको एकटी असते तिथे, त्याचे सासरे त्यांची तब्येत खराब होती. आता तो म्हणून त्याच्या मुलाला घेऊन फिरत होता. आता एक मुलगा जर राज्य असेल तर एखाद्या बापाला तर वाईट वाटेलच ना. आणि त्याच्यामुळे त्याला तुम्ही आणि त्याच्या त्यावेळेचे जे होते चेअरपर्सन त्याच्या संपर्कात होता तो. तर त्यांचं न ऐकून घेता तुम्ही असा एक म्हणजे एक कलमी निर्णय घेतात 1 साइडेड, तर ते चांगलं नाही ना ते. तर त्याच्यामुळे असं नाही की बाबा त्याच्या विरोधात फार तक्रारी गेल्या असत्या VC पर्यंत, तसंही काही नाही आहे. त्याच्या सेंटरमधून ॲडमिनिस्ट्रेशनला VCला त्याच्या कामाबद्दलचा मला चांगला रिव्ह्यू पाठवलेला आहे. मग एवढं सगळं असताना तुम्ही कुठल्या बेसिसवरती त्याला एका 3-4 दिवसाच्या याच्यामध्ये बरखास्त करता. सस्पेंड पण नाही, बरखास्त. काही इन्क्रिमेंट कमी केले असते तर समजू शकतो, पण एवढा काय त्याने फार मोठा काही गुन्हा केलेला होता का? तसं काही नाही आहे. ते हे कायद्याची पायमल्ली करणारा निर्णय आहे. आणि कारवाई करून बाकी शिक्षकांना मेसेज दिलाय का की तुम्ही बाकी शिक्षकांना धमकावलं जात आहे का? तसंच आहे. याचा अर्थ तोच झाला ना की बाबा मी एकाला जर काही न करता जर नोकरीवरून काढू शकते, तर तुम्ही माझ्याविरुद्ध जर बोललात किंवा कुठे काही लिहिलं तर तुमची काय परिस्थिती होईल, काय स्थिती होईल, असा त्याचा हा संदेश त्याच्यातून जातो ना. हे सर्व आम्ही इतर क्षेत्रात पाहत असतो. शिक्षकांच्या क्षेत्रामध्ये त्या स्वतः शिक्षक आहेत, अशा पद्धतीने एखाद्याच्या पोटावरती आणि शिक्षकावरती अशा पद्धतीची कारवाई करतात, याचा आश्चर्य वाटतं. 5-5, 6-6 इन्क्रिमेंट लोकांचे रद्द केलेत तरी त्यांची नोकरी गेली नाही. मोठ्या मोठ्या पदावरती पोचलेत. आणि एवढे सुट्टी मुलाच्या आजारपणामुळे त्याचं सुट्टी त्याने वाढवली, त्याच्यासाठी तुम्ही त्याला एवढ्या भयानकपणे शिक्षा देतात. कुठल्या बेसिसवरती? हे सगळं म्हणजे दिस इज टोटली अनएथिकल डिसिजन. प्रोफेसर लोबियाल भी है या वो हमारे JNUTA के 3 बार प्रेसिडेंट रह चुके हैं, बहुत सीनियर हमारे. सर यहाँ पे कोई घटना देखी गई क्या आपके सामने, और इस तरह किसी कभी इस तरह से बिहेवियर करते हैं क्या? देखिए मुझे यहाँ रहते हुए 36 साल हो गए और मेरे जीवन काल में कोई ऐसी घटना नहीं हुई. ये बहुत अपवाद है, एक्सेप्शनल केस है. और इसका साफ साफ कारण ये है कि जब कोई भी वाइस चांसलर अपने आप को सामंत समझने लगता है, उसको लगता है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और बहुत सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं कि टीचरों की आवाज़ को कैसे बंद किया जाए. जैसे कि जो हमारे साथ खड़ा होगा, हमारी उसी को हम डीन बनाएंगे, उसी को हम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनाएंगे, उसी को किसी कमेटी में रखेंगे, ताकि टीचर लोग डर जाएं और अपनी आवाज़ को खामोश कर लें. जब आपको लगता है कि उनकी आवाज़ खामोश नहीं होती है, तो डराने का ये एक नया तरीका है कि हम ये भी कर सकते हैं, किसी टीचर को बर्खास्त कर सकते हैं. जब हम बर्खास्त कर देंगे तो बाकी डरने लगेंगे. लेकिन ये बहुत क्लियर है कि ये सब करने के बाद भी वाइस चांसलर को पता है कि JNU में लोग अभी भी JNU का टीचर का एसोसिएशन बचा है जो अपनी आवाज़ को बुलंद रखे हुए हैं, और किसी भी अध्यापक के खिलाफ, टीचर के खिलाफ कोई भी ज़्यादती होगी तो आगे खड़े रहेंगे. तो इसलिए मैं इस बात को कहना चाह रहा हूँ कि 30-40 साल के बाद ये घटना कैसे हुई ऐसे. इसका मुख्य कारण ये है कि जब VC के सारे हथकंडे खत्म हो गए, उनने चाहा था कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में उनकी मेजोरिटी हो, टीचर जीते, कोशिश भी की, लेकिन उसके बाद भी उनके मनपसंद वाले हार गए. जब वो हार गए
तो यानी कि जो उनके विरोध में खड़े हो सकते हैं, उनकी बात का विरोध कर सकते हैं, अगर जीत गए तो कोई डर नहीं रहा है। ये मैसेज 24 दिसंबर बहुत क्लियर हो गया था कि लोग डरने वाले नहीं है विश्वविद्यालय में, इसलिए लिहाजा अब क्या उपाय है, तो किसी को बर्खास्त कर दें, किसी को सस्पेंड कर दें। लेकिन हम साफ कहते हैं इस फोरम से कि टीचर एसोसिएशन किसी भी बात से न डरने वाली है, न दबाव में आने वाली है, क्योंकि हमने इससे भी बड़े बड़े किस्से देखे हैं और लड़ते आए हैं। एसोसिएशन आपने कहा 30-35 साल 4 साल से हैं, तो हम किसी भी केस में आगे बढ़ के लड़ने के लिए तैयार हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखना चाहिए कि देश के सारे विद्यालयों में ये एक तरीका निकल आया है और उनको पता लगता है कि जहां आवाज़ बची है टीचरों की, अगर वहां हम ये कर देंगे तो शायद देश के सारे विश्वविद्यालयों में जो शिक्षक एसोसिएशन उनकी आवाज़ बंद हो जाएगी। ये केवल इसको आप जेएनयू तक सीमित ना करें, इसको देश के लार्जर परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। अगर जेएनयू में हो सकता है तो कहीं भी हो सकता है। तो इसलिए हमारा ये कर्तव्य भी है, ये डटे रहना कि इसको हम होने नहीं देंगे, ताकि देश के बाकी सारे विश्वविद्यालय भी इस तरह की आक्रांताओं को, आक्रांता ही कहूँगा इसको, खाली वो नहीं कहूँगा कोई प्रेशर है, उससे बचे रहें। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है, तो इसलिए हम इसको होने नहीं देंगे। अब देखिए कि इस कैंपस में लगातार हमने देखा है कि स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पर जिस तरीके से क्रैकडाउन शुरू हुआ, आप छोटे मोटे मुद्दों के लिए जाइए और इंक्वायरीज चलती है, वहाँ पे फाइन्स लगाए जाते हैं। आज वो चीज़ हम देख रहे हैं कि टीचर्स तक पहुँच चुके हैं। और सबसे पहले तो जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से हम इस चीज़ को कंडेम करते हैं कि जो वाइस चांसलर जो बिना किसी प्रोसीजर को फॉलो किए हुए सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज़ के एक टीचर को, यंग फैकल्टी मेंबर को टर्मिनेट कर दी है, इस डिक्टेटोरियल बिहेवियर को हम यहाँ से कंडेम करते हैं और हम उस टर्मिनेटेड टीचर्स के साथ सॉलिडारिटी में खड़े हैं और उनकी लड़ाई को हम लोग मजबूत करेंगे। और हम लोग लगातार जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन के साथ कोऑर्डिनेशन में हैं और जिस तरीके से भी होगा हम लोग पूरी तरीके से यहाँ पे समर्थन देने वाले हैं। और साफ तौर से ये चीज़ दिखा जा रहा है कि यदि आप उनके इशारे पर काम नहीं करेंगे, वो रिंग मास्टर की तरह थिएटर की चाहती है कि इस कैंपस का हर एक स्टूडेंट, इस कैंपस के टीचर्स, इस कैंपस के स्टाफ उनके इशारे पर काम करे। और यदि आप वो मना करेंगे तो वो इस कैंपस के जो अलग अलग डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर है उसको वायलेट करते हुए वो आपके खिलाफ काम करेंगे। और उसी का एक रवैया हम यहाँ पर देख रहे हैं। जैसे आप लोगों ने सुबह भी आंदोलन किया है, रोहन चौधरी जो यहाँ के फैकल्टी मेंबर है, उसको लेके आगे कैसे लेके जाएंगे और आपकी क्या भावना है? जैसे कि हम लोग सब देख रहे हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा आर्बिट्ररी वे में कर रही हैं जो वाइस चांसलर हैं। हमने देखा है कि किस तरीके से अनजस्ट तरीके से हमारे एक फैकल्टी मेंबर के साथ ये ट्रीटमेंट हो रहा है। और हम देख रहे हैं कि जो वीसी हैं वो पूरे यूनिवर्सिटी को एक पर्सनल फिefdom में कन्वर्ट करना चाह रही हैं और जो भी उनके साथ उनके डिक्टेट्स को फॉलो नहीं करता है उनके साथ वो इस तरीके का ट्रीटमेंट करके बेसिकली जो इस यूनिवर्सिटी का एक इंस्टीट्यूशनल जो हमारा कल्चर रहा है डिबेट और डिसेंट का, उसको वो क्रश करना चाहती हैं और वो हमारे वॉइसेस को साइलेंस करना चाहती हैं। तो ये हम ऐसा होने नहीं देंगे। एज स्टूडेंट यूनियन, एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टूडेंट्स, हम लोग ये जो टीए के साथ हम लोग शोल्डर टू शोल्डर खड़े हैं और रोहन सर के साथ भी हम सब, हमारी सॉलिडारिटी है उनके साथ। हमारा स्ट्रगल यहाँ से और ज़्यादा मजबूत होगा। जैसे कि हम देख रहे हैं सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज़ के सारे स्टूडेंट्स भी हमारे साथ सॉलिडारिटी में हैं और हम इस लड़ाई को जितनी भी ज़्यादा और भी मजबूती से लड़ेंगे और जब तक जस्टिस नहीं मिलेगी, जब तक उनके टर्मिनेशन को विड्रॉ नहीं किया जाएगा, तब तक हम उनके साथ खड़े रहेंगे। थैंक यू। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।